एक्स का पावर होल नंबर होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हाईएस्ट पावर हुआ 3, तो डिग्री हो गया 3। अगर एक एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। आज के इस वाले क्लास में हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 9 के एक न्यू से चैप्टर को लेके, जिसमें कि आज हम पूरा का पूरा इस वाले यानी कि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर को पूरा ही खत्म करेंगे। इसमें क्या क्या बेसिक्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सभी तरह की चीजें आज के क्लास में हम लोग पूरा ही कंप्लीटली खत्म कर देंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि जितने से जितना कम टाइम में मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, जिससे कि तुम्हारे बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉलिनोमियल के बारे में। जानने से पहले तुम्हें कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले वो चीजें क्या क्या है, देखो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसके बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। अब जबकि क्लास 9 में हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनके वैल्यूज हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि कोई भी एक इंग्लिश का अल्फाबेट हो गया, एक्स या फिर वाई या फिर ए या फिर बी, इन सभी को कहा जाएगा वेरिएबल, क्योंकि इनका वैल्यू हमेशा बदलते रहते हैं। इसको कहा जाता है वेरिएबल, ये तो तुम्हें पहले से पता है। उसी तरह से कांस्टेंट किसको कहा जाता है? ठीक वेरिएबल के उल्टे को कहा जाता है कांस्टेंट। यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है यहाँ पे इन सभी का वैल्यूज बदलते रहते हैं, लेकिन वहीं पे कांस्टेंट का मतलब होता है इसके वैल्यू कभी नहीं बदलेंगे। तुम चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पे वैल्यू विल बी सेम। जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे कि हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 7 हो गया, या फिर पाई हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। ये तुम वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाओ, ये सब वैल्यू हमेशा सेम ही तुम्हें मिलेंगे। अरे भाई, इंडिया में 2 मतलब जो होता है, यूएसए में 2 का मतलब वही होता है, सेम चीज। तो इसीलिए ये होता है वेरिएबल, ये होता है कांस्टेंट, जो तुम ऑलरेडी जानते ही हो, और उसके बारे में मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल भी करा दिया। ओके, अच्छा, अब आता है सेकेंड चीज, जिसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है, जब हम टर्म्स को ज्वाइन करते हैं प्लस या फिर माइनस का साइन देके। अब तुम बोलोगे टर्म्स को ज्वाइन करते हैं, अरे ये टर्म्स होता क्या है? जैसे कि कोई 3x हो गया, ये भी एक टर्म है। कोई एक सिर्फ वेरिएबल हो गया, ये भी टर्म है। सिर्फ कांस्टेंट हो गया, ये भी टर्म है। वेरिएबल के साथ कोई एक दूसरा वेरिएबल, ये भी टर्म है। तो इन सभी को टर्म्स कहा जाता है। जब सिर्फ कोई नंबर होता है तो उससे भी टर्म ही कहते हैं। तो ये यहां पे बता रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं? जब हम इन सभी टर्म्स को प्लस या फिर माइनस का साइन देके लिखते हैं, तब उनको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहां पे कितना लिखा है? 3x, तो मैं लिखता हूं 3x प्लस, उसके बाद 5 लिख दिया, प्लस उसके बाद xy लिख दिया, तो लो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं 2y प्लस z, ये लो, एक और एग्जांपल यहां पे मिल गया हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अच्छा, एक और अगर एग्जांपल ले जाएं तो 3 प्लस x, तो देखो एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें यहां पे मिल गया। तो इसका मतलब जब हम बहुत सारे टर्म्स को यहाँ पे क्या करते हैं, एक साथ प्लस या फिर माइनस का साइन देके लिखते हैं, तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हमारे लास्ट, जो कि है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि जिसके बारे में समझाने के लिए मैंने ये सब चीजों के बारे में तुम्हें बताया। तो देखो, पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं? सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में होता है। यानी कि इस तरह के कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर में रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूं 3x प्लस 2y। देखो, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, 7x प्लस 2xy, देखो यहां पर वेरिएबल का पावर 1 है, यहां पर भी वेरिएबल का पावर 1 है, यहां पर भी वेरिएबल का पावर 1 ही है। तो इसका मतलब
यहां पे इसको हम एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, 2√x प्लस 3√y, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? कैसे पता चलेगा? अगर हमें x के पावर का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। अच्छा, तो देखो यहां पे 2x का रूट ओवर, और हमें पता है x का रूट ओवर, यानी कि रूट ओवर को हम पावर की तरह 1/2 करके लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 रहा, जो y यहां पे लिखा है उसको हम लिख सकते हैं, जो y का रूट ओवर है उसको हम लिख सकते हैं y का पावर 1/2। ओके, तो अब देखो मैंने कहा था जहां पर भी जिस किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का पावर होल नंबर होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। यहां पे x का पावर तो 1/2 है, 1/2 कभी भी एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब समझे पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? जल्दी जल्दी इसको अब कंप्लीट करो, इसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। जल्दी जल्दी इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो। चलो चलो चलो। अच्छा, तो चलो अब हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता क्या है। जनरल फॉर्म यानी कि ax प्लस बी, ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म किसका? हमारे किसी भी पॉलिनोमियल का। यानी कि अगर कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है जैसे कि 3x प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। या फिर 3s² प्लस 7x प्लस 2y, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। तो बस अब तो इतने सारे एग्जाम्पल को तो नहीं बता सकता, तो इसीलिए उसने एक जनरल फॉर्म बता दिया कि भाई देखो इस तरह से एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा सर ये p और ब्रैकेट में x, इसका मतलब क्या होता है? मैं तो बहुत जगह पे बुक्स में देखता हूं p ऑफ x लिखा हुआ होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ x है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर इस तरह से पॉलिनोमियल होता 3y प्लस 7, तो मैं यहां पे लिखता पॉलिनोमियल ऑफ y। अगर यहां पे होता 7z प्लस 2, तो मैं यहां पे लिखता पॉलिनोमियल ऑफ z इक्वल टू 7z प्लस 2। तो ये होता है p ऑफ z का काम, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले जानो कि पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, उसके बाद जाके उसको सॉल्व करना। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ये वाला देखो एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 4s² प्लस x माइनस 2। अब इसी को देख के मैंने यहाँ पे 7 अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं, जिनके आंसर तुम्हें यहाँ पे बताने हैं और उससे तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसने दिया है इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये वाला एक पॉलिनोमियल है? अब भी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनेगा अगर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर होंगे। तो ये वेरिएबल के ऊपर है 3, तो होल नंबर है। यहां पे है x के ऊपर पावर में 2, तो होल नंबर है। यहां पे x का पावर कितना है 1, तो होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। अरे सिंपल, ये है पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, यानी कि टोटल कुल मिला के 4 टर्म्स यहां पे हैं। सेकेंड का भी आंसर मिल गया, कितना इजी है। अच्छा, अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से समझो, मैं भी तुम्हें क्लास 8 में बताया गया होगा, अगर भूल गए हो तो मैं यहाँ पे बता दूं। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। खत्म। मान लो यहां पे लिखा है 3x³ प्लस 2x, तो यहां पे डिग्री कितना होगा? सिंपल, वेरिएबल को पकड़ो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? यहां पे है 1, यहां पे है 3, तो हाईएस्ट पावर हुआ 3, तो डिग्री हो गया 3। अगर यहां पे लिखा होता 7y⁵ प्लस 3, तो देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो डिग्री भी हो गया 5।
उसी तरह से इसको देख के बताओ इसका डिग्री कितना होगा। अरे सिंपल, यहाँ पे x का पावर है 1, x का पावर है 2, यहाँ पे x का पावर है 3। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी हो जाएगा कितना, 3। देखा कितना सिंपल है। एक बार अगर तुम ये चैप्टर को अच्छे से समझ गए ना, बस मेरी बात मानो, अभी के जो 10-15 मिनट जो है चल रहे हैं क्लास, उसको अच्छे से अटेंड करो। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर कितना ज्यादा इजी है। ओके, अच्छा अब चलते हैं नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि दिया है कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस क्यूब। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, 3x लिखा है, मैं अगर यहां से तुम्हें पूछूं कि भाई x का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, x का कोफिशिएंट, तो x के ऊपर ऐसे फिंगर टिप रखो, तो जो बचा वो हो गया हमारा कोफिशिएंट, खत्म। देखा, इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है जो बुक में दिया है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। यहाँ पे दिया है 3y²। अगर मैं तुमने पूछूं कि भाई यहाँ पे बताओ y² का कोफिशिएंट कितना होगा, तो सिंपल y² के ऊपर फिंगर टिप रखो, बाकी जो बचा वो हमारा कोफिशिएंट, तो बचा कितना, 3, तो 3 हो गया हमारा कोफिशिएंट, खत्म। उसी तरह से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस क्यूब, तो एक्सेस क्यूब के ऊपर मैंने फिंगर टिप रखा, देन आई हैव द नंबर 3, तो 3 हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के ऊपर फिंगर टिप रखो, बच्चा हमारा 4, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 4। देन आता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। कभी गलती से भी 0 मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाता ना, लेकिन यहाँ पर तो 0 हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर है और वो नंबर है 1। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हो गया कितना, 1। देखो कितना इजीली हम सभी के आंसर निकाल रहे हैं, और तुम फालतू में टेंशन ले रहे थे कि पॉलिनोमियल चैप्टर इतना ज्यादा से घुमा देता है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी है। देन आता है नंबर 7, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कौन है बताओ, कांस्टेंट मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म यानी कि एक ऐसा चीज या फिर एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैल्यू हर जगह पे सेम होता है। तो यहाँ पे कौन है ऐसा, ये है 2। इस 2 का वैल्यू तुम चाहे कहीं पर भी चले जाओ, ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो बनेगा हमारा 2 वाले भैया। आंसर पता चला, कितना इजी था ये जनरल फॉर्म से पॉलिनोमियल, और इसको देख के इसके आंसर को बताना कितना इजी था। बस एक बार अच्छे से इसका फंडामेंटल समझ गए तो इससे रिलेटेड तुम कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, तो चलो अब इसको जल्दी जल्दी इरेज करो, जल्दी जल्दी अपने नोट डाउन करो अपने कॉपी के अंदर। देन मैं इसको इरेज करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि पॉलिनोमियल के कितने अलग अलग नाम है, कितने तरह से हमने उसको डिवाइड किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड किया। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है कि पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, तो कैसे नाम है देखो। हमने पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले टर्म्स के हिसाब से डिवाइड किया है, 3 अलग अलग नाम दिए हैं, और उसके बाद डिग्री के हिसाब से भी 3 अलग अलग नाम दिए हैं। इसको अच्छे से समझो और अपने कॉपी में नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझो। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म्स के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को क्या क्या नाम दिया है। मान लो एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे कि हो गया कोई 2x या 3y या 7 या फिर x, तो इसको कहा जाएगा मोनोमियल। यानी कि देखो यहां पे x का पावर कितना है, 1। ओके, यहां पर भी देखो x का पावर कितना है, 1, यानी कि एक होल नंबर होना चाहिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल में अगर होल नंबर 1 हो, मतलब कि पावर अगर होल नंबर होता है, देन हम उसको कहते हैं एक पॉलिनोमियल। और वहीं पे अगर सिर्फ एक ही टर्म होगा तो उसको कहा जाएगा मोनोमियल। देखो ये होगा मोनोमियल 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 मोनोमियल, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक एक टर्म है। उसी तरह से अगर दो दो टर्म्स होंगे तो उसको कहा जाएगा बाइनोमियल, जैसे कि 3x + 2, 7y + z, या फिर 3a + c। देख रहे हो यहां पे दो दो टर्म्स हैं,
तो टर्म्स के हिसाब से हमने नाम दिया है। अगर एक एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो दो टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल, और उसी तरह से अगर थ्री थ्री टर्म्स हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, ट्राइनोमियल। देखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7y प्लस 2x प्लस 5। देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है तो इसलिए इसको कहा जाएगा ट्राइनोमियल। अरे बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हें बस लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा, अब देखते हैं कि डिग्री के हिसाब से हमने किस तरह से डिवाइड किया। डिग्री मैंने कहा था, अगर तुम्हारे पास इस तरह का कोई भी एक एक्सप्रेशन है तो उसका डिग्री कैसे पता लगाओगे, बस वहां पे जो वेरिएबल्स होंगे उनके पावर को देख लो, उनका हाईएस्ट पावर जितना होगा इसका डिग्री भी उतना ही होगा। ओके, तो देखो डिग्री अगर किसी भी एक्सप्रेशन का 1 होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 3, देखो हर जगह पे डिग्री, देखो यहाँ पे पावर है 1, y का पावर है 1 तो इसका डिग्री हो गया 1, और क्योंकि डिग्री 1 तो इसको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। खत्म। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4s प्लस 3a। देखो यहां पे वेरिएबल का पावर 1, यहां पर भी वेरिएबल का पावर 1, तो इसका मतलब ये भी, इसका भी डिग्री 1 हो गया, और डिग्री 1 मतलब कि हम उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेम चीज अगर डिग्री 2 हो तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 7x, देखो यहां पे x का हाईएस्ट पावर है 2 तो डिग्री भी हो जाएगा 2, तो इसलिए इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 3a। देखो यहां पे वेरिएबल का पावर कितना है 2, हाईएस्ट पावर यहां पे कितना है 2, तो यहां पे इसका डिग्री भी हो गया 2, और क्योंकि डिग्री 2 तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम चीज आता है क्यूबिक में, अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको क्यूबिक कहा जाएगा। सिंपल है, देख रहे हो कितना इजी है। देखो एग्जाम्पल के लिए 3x³ प्लस 7x, यहां पे x का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री भी हो गया 3, और क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो इसका नाम अभी पड़ जाएगा क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल, 7x³ प्लस 3x² प्लस 7, यहां पे डिग्री कितना होगा, देखो x का हाईएस्ट पावर यहां पे है 3, तो इसका मतलब डिग्री भी हो गया 3, और क्योंकि डिग्री है 3 तो हम इसको कहेंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। देख रहे हो कितना इजी था, तुम्हारे बुक में बहुत इधर उधर करके दिया था, लेकिन अगर इस तरह से समझ गए ना तो बहुत इजीली एक ही बार में तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। जल्द से जल्द इसको अपने नोट डाउन करो अपने कॉपी में, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। ओके, चलो 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 जल्दी 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 नोट डाउन करो, चलो चलो जल्दी। तो अब देखो इसने अभी कहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि तुम्हें एक इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है, इसने कहा होगा कि इसका वैल्यू को फाइंड आउट करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, यहां पे उसने कहा है फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 3 इफ पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस x। तो अब तुम क्या करोगे इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को देखो, यहां पे पॉलिनोमियल का साइन है, यहां पे 3 है, यहां पे x है, तो इसका मतलब जहां जहां पे तुम्हें x दिख रहा है वहां पे तुम्हें 3 को पुट करना है, फिर तुम्हें आंसर मिल गया। कैसे करोगे, देखो p ऑफ x, तो p ऑफ 3 मैंने कहा था x की जगह पे 3 को पुट करो, इक्वल टू 9 प्लस x है तो x की जगह पे 3 को पुट करो, तो 9 प्लस 3 हो गया 12। देखो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें मिल गया 12। देखा कितना इजी है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरह से, या फिर मल्टीपल चॉइस में भी आ जाते हैं, बहुत इजी है। उसमें कहा होगा कि p ऑफ 3 इतना है तो फाइंड आउट करो इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, अच्छा देन हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम पढ़ोगे सर जीरोस यानी कि इस जीरो की बात कर रहे हैं, नहीं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, यहां पे जो ये पॉलिनोमियल देख रहे हो ना, यहां पे ये जो x है, ये जो वेरिएबल है, इसके वैल्यू को जब हम ढूंढेंगे उसको कहा जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर जो x यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आंसर को ढूंढना।
या फिर इनके सॉल्यूशन को ढूंढना, इसको कहा जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस के बहुत सारे अलग अलग नाम भी हैं, यहां पे बता देता हूं। कभी कभी वो देगा क्या, जीरोस कहेगा, कभी कभी वो कहेगा क्या, रूट्स कहेगा, कभी कभी वो कहेगा कि आंसर कहेगा, कभी कभी और क्या कहेगा, सॉल्यूशन भी कहेगा। तो जीरोस के इतने सारे नाम हैं और इन सभी नेम का एक ही मतलब है कि भाई इस एक्स के वैल्यू को निकालना है, बात खत्म। अब तुम बोलोगे सर एक्स के वैल्यू कैसे निकालें, मुझे तो ये पता ही नहीं है। हमेशा याद रखो, इसको मैंने कहा है क्या, पी ऑफ एक्स यानी कि पॉलिनोमियल एक्स में एक्स की जगह क्या डालें कि पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे क्या डालोगे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। क्या डालोगे, सिंपल 3। एक्स की जगह पे अगर मैं 1 डाल दूं, बाकी जैसा था वैसा ही रख दूं, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, यहां पे -3 हो गया 0। तो x की जगह पे मैंने किसको डाला, x की जगह पे मैंने डाला 1 को। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो गया, 1। जीरोस का मतलब होता है आंसर। तो इस पॉलिनोमियल का आंसर हो गया हमारा कितना, 1। बात खत्म। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये तो छोटा नंबर था इसलिए आपने इतनी जल्दी x का वैल्यू ढूंढ लिया, अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर होता तो वहां पे क्या करते, कैसे हमें पता चलेगा कि x की जगह पे हमें क्या डालना है। सिंपल, देखो क्या करोगे, यहां पे इसने जो पॉलिनोमियल दिया है 16x - 32, यहां पर भी सेम चीज, हमें इसके रूट्स को ढूंढना है। लेकिन यहां पे दूसरा मेथड बताता हूं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि x का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें वही ढूंढना है ना, जीरोस ढूंढना है, यानी कि x के वैल्यू को ढूंढना है। तो कैसे पता चलेगा, यहां पे बताता हूं, देखो। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, सिंपल, मैंने कहा था कि क्या डालेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, x की जगह पे क्या डालेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। मैं सेम चीज यहां पे करूंगा, मैं लेट करूंगा कि ये वाला जो टर्म है वो इक्वल है 0 के साथ, मैंने लेट किया। अच्छा, अब देखो 16x यहां पे रह गया, माइनस का 32 इस तरफ जाके बन गया प्लस का 32। यहां पे 16 था, मल्टीप्लाई में x के साथ जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 32/16। तो देखो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो x का हमें जो 0 मिला जो हो गया हमारा 2। देखा, अब चाहे कोई भी बड़ा नंबर हो तुम इसी मेथड से निकाल सकते हो कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा। बहुत ही इजी मेथड है, बस उस पॉलिनोमियल को इक्वल रख दो 0 के साथ, देन x को एक ही साइड में रखो, बाकी सब नंबर को एक एक करके उस तरफ लेके जाओ। इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा यानी कि x का यानी कि पॉलिनोमियल्स के रूट्स तुम्हें मिल जाएंगे, यानी कि जीरोस तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, अच्छा चलो अब इसको जल्दी जल्दी इरेज करो, यानी कि जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इरेज करके इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को लिखता हूं, ठीक है। चलो 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 जल्दी 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 करो। तो अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। ये तो तुमने सुना ही होगा, क्वेश्चन में भी देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि अगर ये वाला इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर में कितना आएगा ये हमें बताना है। इसी चीज को कहा जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको कैसे करोगे, देखो नॉर्मल जैसे डिवीजन किया जाता है ना, हमें बिल्कुल हूबहू वैसे ही करना है। तो यहां पे लिख दिया 3x³ प्लस 4s² माइनस 8x प्लस 5, यहां पे इस तरह से बना दिया, और साइड में जो डिवाइजर है वो यहां पे रह जाएगा। तो अब तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले ये वाला इसको माइनस करेगा, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेगा। तो कैसे करेगा मुझे बताओ, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 3x³ आएगा, कितना मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 3x² मल्टीप्लाई करने पे 3x³ आएगा। कैसे, देखो 3x² इंटू x, तो x² के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो बन गया x³ और 3 तो पहले से ही था, देखा सिंपल। तो 3x² इंटू x हो गया 3x³। अब ये वाला तो सिर्फ अकेले इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये अभी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो 3x² इंटू 2
तो यहां पे कितना हो जाएगा हमारा सिंपल माइनस का 3 2 6 6x स्क्वायर। खत्म। अभी क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। देखो माइनस करो, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। ओके, तो देखो प्लस 3s³ माइनस 3s³ दोनों के दोनों कैंसिल। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, 4s² प्लस का 6s², तो यहां पे हमें मिल गया कितना 10x²। फिर इनको नीचे ले आओ, माइनस 8x प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 10x² आएगा। सेम प्रोसेस, मतलब कि सेम प्रोसेस को हमें यहां पे रिपीट करते जाना है। x के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 10x, जिससे कि मुझे 10x² मिल जाएगा, ताकि मैं इनको कैंसिल आउट कर सकूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया 10s²। अब 10x तो अकेले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 10x इंटू -2 तो हो गया माइनस का 20x। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, ये हो गया माइनस का साइन, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे माइनस, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो देखो प्लस 10s² माइनस 10s² यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे बचा कितना 20x माइनस का 8x, तो बच गया 12x, यहाँ पे बचा प्लस का 5। खत्म। अब देखो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे, 12x आएगा। सेम चीज, अरे भाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू एक्स हो गया 12x। 12 इंटू माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 24। तो अब साइन चेंज करो, यहां पे साइन चेंज, तो 12x कैंसिल, 5 प्लस 24 हो जाएगा हमारा 29। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनो। अगर उसने कहा होगा कि भाई 1 मार्क का क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर, इसका तुम्हें रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है इस वाले का, लेकिन उसका मार्क होगा 1 मार्क, तो वहां पे क्या तुम इतना बड़ा करते बैठोगे? नहीं, इसीलिए इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिया है। अब तुम सोचोगे तो सर ऑल्टरनेट मेथड अगर दिया है तो फिर हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसको इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो ऑल्टरनेट मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, और कभी कभी क्वेश्चन में होता है, उसने दिया होता है कि भाई तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करना है, तो वहां पे तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होता। ओके, ऑल्टरनेट मेथड हम कब यूज करते हैं? अगर क्वेश्चन का मार्क बहुत कम हो, 1 मार्क का 2 मार्क का हो, तो वहां पे हम ऑल्टरनेट मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो ऑल्टरनेट मेथड जो होता है उसका नेम क्या है? देखो उसका नेम है रिमाइंडर थ्योरम, उसका नेम है सिंपल, उसका नेम है रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका यूज कैसे करेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है, तुम्हें इसका रिमाइंडर चाहिए ना, तो तुम बस क्या करो, इसमें से x का वैल्यू निकाल दो और यहां पे पुट कर दो, जहां जहां पे x है पुट कर दो, तो तुम्हें यहां पे रिमाइंडर मिल जाएगा। एक एग्जांपल तुम्हें यहां पे करके दिखाता हूं। देखो x माइनस 2 इक्वल टू करता हूं 0, तो x का वैल्यू मुझे यहां पे मिल गया 2। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इसी 2 को यहां पे हर जगह पे मैं पुट करूंगा। चलो पुट करो, 3 इंटू एक्स की जगह पे पुट करो 2 का क्यूब, प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे पुट करो 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 2 प्लस यहां पे हो गया 5। अच्छा यहां पे देखो 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 8 2 जा 16 प्लस का 5, 8 3 जा 24, 4 4 जा 16, माइनस 16 प्लस का 5। तो प्लस 16 माइनस 16 दोनों कैंसिल हो गए, 24 प्लस 5, यहां पे आंसर बन गया हमारा 29। देखो दोनों में रिमाइंडर मिल गए, लेकिन यहां पे कितना जल्दी मिला और यहां पे कितना टाइम लगा। लेकिन हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में कहा होगा कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो, तो तुम्हें वहां पे इस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे।
इसको मैंने इसीलिए कहा अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होता है देन यू कैन यूज इट, यानी कि इस थ्योरम का यूज करके तुम वहां से रिमाइंडर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद अभी हम देखेंगे फैक्टराइज थ्योरम किसको कहा जाता है, यानी कि फैक्टर थ्योरम किसको कहते हैं। सबसे पहले इसको अपने कॉपी में, नोट कॉपी के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर लो, देन हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है फैक्टर थ्योरम। ओके, जल्दी 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 नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी। तो देखो अब देखेंगे हमारे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तुमने अपने बुक में बहुत सी जगह पे बहुत सारे डेफिनेशन देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारी चीजें तुम्हें इसके ऊपर समझाई होगी। मैं तुम्हें बस 2 चीजें बताता हूं जिससे कि ये तुम्हारा फैक्टर थ्योरम खत्म हो जाएगा। इतना इजी है। हमेशा याद रखो, अगर कोई भी एक इस तरह का टर्म इसका फैक्टर हुआ तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0। खत्म, फैक्टर थ्योरम खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अरे सिंपल सी चीज, अगर मैं तुम्हें बोलूं x+2 किसका फैक्टर है, इसका अगर फैक्टर है, एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं x³ + 3s² + 5x + 6। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर हुआ, ठीक है, अगर ये वाला इसका फैक्टर हुआ तो इसका मतलब जब हम x का वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 बन जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। इसको कहा जाता है फैक्टर थ्योरम। देखो, इफ x - a इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x देन पॉलिनोमियल ऑफ a = 0, यानी कि अगर इस तरह का कोई टर्म किसी भी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है तो इसका मतलब जब हम इसके वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अच्छे से समझो, अगर ये वाला इसका फैक्टर है तो x का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पर डालते ही ये 0 बन जाएगा। खत्म। ठीक इसका उल्टा पकड़ो, अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब x+2 इसका फैक्टर होगा। अरे भाई, अगर फैक्टर है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई भी इस तरह का चीज पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से ठीक उल्टा, क्या उल्टा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर होगा। कॉन्वर्सली मैंने इसीलिए लिखा है, देखो अगर P ऑफ A यानी कि पॉलिनोमियल 0 हुआ तो ये इसका फैक्टर, अगर ये इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल 0, अगर पॉलिनोमियल 0 है तो ये इसका फैक्टर। बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब कि बहुत सिंपल। इसी को अगर तुमने याद लगती है ना तो बात खत्म। बस 2 चीज याद रखो, फैक्टर अगर होगा तो पॉलिनोमियल 0, फैक्टर होगा तो पॉलिनोमियल 0, फैक्टर होगा तो पॉलिनोमियल 0। ठीक इसका उल्टा करो, अगर पॉलिनोमियल 0 हुआ तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर पॉलिनोमियल 0 हुआ तो ये इसका फैक्टर है, अगर पॉलिनोमियल 0 हुआ तो ये वाला इसका फैक्टर है। इस तरह से बहुत ही इजीली इसको याद रखो, एक ही बारी में हो जाएगा। अच्छा, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल है, देखो, एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इसने कहा है तुम्हें ये चेक करना है क्या ये वाला इसका फैक्टर होगा, ये हमें चेक करना है। अभी मैंने बताया कि अगर ये वाला इसका फैक्टर हुआ, देखो अगर ये वाला इसका फैक्टर हुआ तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो चलो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा या फिर नहीं। रिमाइंडर थ्योरम जो अभी मैंने पढ़ाया था उसी का यूज करेंगे यहां पे, यानी कि सबसे पहले x के वैल्यू को निकालो, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x+2 = 0, x का वैल्यू आ गया 2, सॉरी -2, अभी गलत आ जाता, -2। तो अब क्या करो, x के वैल्यू को यहां पे पुट करो, अगर ये वाला पूरा का पूरा 0 बन गया तो इसका मतलब ये वाला इसका एक फैक्टर होगा। चलो देखते हैं, x³ यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 × x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 5 × x यानी कि -2 प्लस का 6।
-2 का क्यूब हो जाएगा -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू -2 तो हो जाएगा -10 प्लस 6। तो देखो -8 4 3 12 माइनस का सॉरी 4 3 12 ये हो गया -10 प्लस का 6। ओके अच्छा अब देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या आता है। देखो 12 से 8 चला जाएगा तो बचा 4, 6 से 10 चला जाएगा तो बचा -4। तो देखो +4 -4 यानी कि 0 आ गया। तो मैंने कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, कि अगर हम इसमें से x के वैल्यू को निकाल के अगर यहां पे पुट करें और ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर होगा। देखो यहाँ पे 0 आया या फिर नहीं, हमेशा बार बार ये बस मतलब कि इस वाले मंत्र को याद रखो। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा। अगर फैक्टर है ये वाला इसका फैक्टर है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा, बात खत्म। ठीक है अब चलते हैं इसके छोटे से एक नेक्स्ट वाले पार्ट में जो कि है फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको जल्द से जल्द खत्म करते हैं। चलो इसको जल्द से जल्द अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करो, चलो 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 जल्दी जल्दी। तो अब हम देखेंगे इस वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट जो कि है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट्स। हाँ मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, बुक में भी इसी तरह के डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जिसको समझ ही नहीं पा रहे हो मैं तुम्हारे लिए सिंपल कर देता हूं। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 9, ठीक है, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे 3 इंटू 3। अगर तुम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हो तो लो भाई तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो गया। इसी को कहा जाता है फैक्टराइजेशन। तुम्हारे पास जो एलिमेंट है अगर उसके फैक्टर, फैक्टर यानी कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आता है, अगर उन नंबर्स को तुमने इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अगर मैं 6 की बात करूं तो क्या होगा 2 इंटू 3, देखो फैक्टराइजेशन कंप्लीट। फैक्टर का मतलब होता है जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए उन्हीं को फैक्टर्स कहा जाता है, बात खत्म। उसी तरह से अगर मैं 14 को ले जाऊं तो देखो 7 होल इंटू 2, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट, क्योंकि 14 के जो फैक्टर हैं कौन कौन है 7 और 2, उनको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, खत्म हो गया फैक्टराइजेशन। देखा कितना इजी था। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखो, हाँ भाई नंबर है तो तुम इजीली कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह का टर्म्स आ जाए तो इस तरह का पॉलिनोमियल आ जाए तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे। अगर इस तरह का चीज आ जाए तो इसके फैक्टर्स को कैसे निकालोगे, इसको तुम इस तरह कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नेम है फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। यानी कि यहां पे जो मिडिल टर्म देख रहे हो ना ये वाला नंबर, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, उसके बाद हमें इस तरह के फैक्टर्स मिलेंगे। किसका, इस वाले का। अच्छे से समझो, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ना, द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी कि ये वाला, इस मिडिल टर्म को हम तोड़ेंगे दो पार्ट्स में, फिर जाके इसका पूरा का पूरा हमें फैक्टर्स मिल जाएगा और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसको कैसे तोड़े, किस तरह से तोड़े। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल एक एग्जांपल के जरिए यानी कि अच्छे से समझाता हूं। मान लो मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा P और Q, तो याद रखो तुम्हें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, यानी कि P और Q की जगह पे तुम्हें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मिलाओगे तो 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 से ये दोनों निकले हैं ना, तो दोनों को मिलाओगे 7 आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होना चाहिए, यानी कि 12 इंटू 1 के साथ इक्वल होना चाहिए। अच्छे से भेजे में डालो, फिर से बताता हूं, तुम्हें इस बीच वाले नंबर को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि स्प्लिट करना है,
जिसको एडिशन करोगे तो 7 आना चाहिए, देखो। और जिनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो इस तरह से जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हें पी और क्यू के वैल्यू को निकालना है। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर तो फिर ये कैसे निकालें, इस तरह का नंबर मैं कैसे ढूंढूं? सिंपल तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं। तुम्हें यहां पे जो नंबर मिला है ना 12 इंटू 1 कितना होता है 12। तो तुम्हें क्या करना है, बस 12 को फैक्टराइज कर दो। तो सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करूंगा तो आ जाएगा 6, फिर 2 से करूंगा तो आ गया 3, फिर 3 से करूंगा तो आ जाएगा हमारा 1। सिंपल चीज, जो यहां पे नंबर था उसको तुमने फैक्टराइज कर दिया। ओके, कौन सा वाला नंबर? बीच वाले नंबर को फैक्टराइज नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उसी को तुमने यहां पे फैक्टराइज कर दिया। अब क्या करो, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहां पे बचा 3। तो 4 और 3, क्या इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 12 आता है? हाँ भाई देखो 12 आता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 7 आता है। हाँ देखो भाई 7 आ रहा है। देखा कितना इजीली हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए, यानी कि P और Q की जगह पे 4 और 3 मिल गए। क्योंकि P की जगह पे 4, Q की जगह पे 3, तो देखो P प्लस Q यानी कि 4 प्लस 3 7 हो गया। P की जगह पे 4, P Q की जगह पे हमारा आ गया कितना 3। तो 4 इंटू 3 देखो 12 के साथ इक्वल हो गया। तो इसका मतलब हमें P और Q की जगह पे 4 और 3 को लगाना पड़ेगा। सिंपल। अच्छा अब कैसे करेंगे, यहां पे रह गया 12s² माइनस 7 की जगह पे तुम्हें लिखना है 4 प्लस 3। उसके बाद x जैसा था वैसा ही रहेगा प्लस का 1। अब क्या करोगे, देखो 12x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस का 1। तो x अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर लेके जाओ तो यहां पे आ जाएगा 12s² माइनस 4x माइनस इंटू प्लस, तो माइनस 4x माइनस इंटू प्लस 3x, तो माइनस का 3x प्लस का 1। खत्म। अच्छा अभी हमें क्या करना है, देखो इसमें से कुछ कॉमन जाता है, 12x² माइनस 4x कुछ कॉमन जा रहा है। सिंपल, क्या कॉमन जा रहा है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो 4 कॉमन चला गया। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, तो x यहां पर कॉमन चला गया। तो बचा कौन, देखो यहां से 4 चला गया तो बचा 3। x² से x जा चुका है तो यहां पे बचा x माइनस 4x बाहर चला गया तो इसका मतलब यहां पे बचा कितना हमारा 1। तो इस दोनों नंबर के कॉमन को हमने ले लिया। अब बचा लास्ट के दो नंबर्स। लास्ट के दो नंबर से हमें क्या क्या कॉमन जा सकता है, देखो -3x प्लस 1 क्या कॉमन जाएगा, सिंपल एक -3x, मतलब कि -1 ही कॉमन जा सकता है और कुछ भी नहीं है उनके अंदर कॉमन जाने के लिए। तो -1 कॉमन चला गया, यानी कि यहां से माइनस चला गया तो -3x से माइनस चला गया तो बचा कितना प्लस का 3x, और +1 में से -1 चला गया तो बचा माइनस का 1। अब तुम बोलोगे सर यहां पे अपने -1 क्यों कॉमन लिया, +1 क्यों कॉमन नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं यहां से -1 लेता हूं तो ये 3x होगा, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के अंदर 3x है। और जब मैं यहां से भी -1 को कॉमन लेता हूं तो यहां पे ये -1 बन गया, देखो, और यहां पर भी -1 पहले से ही है। तो अब क्या होगा, देखो 4x होल इंटू 3x -1, -1 होल इंटू 3x -1। तो अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिंपल ये ब्रैकेट वाला टर्म कॉमन है। तो ब्रैकेट वाले टर्म को मैं कॉमन ले जाता हूं 3x -1, बच्चा कौन लास्ट में 4x -1। तो देखो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। कैसे हमने इस चीज को पूरा कन्वर्ट करते 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 इस फॉर्मेट में लाके रख दिया, तो यहां पे हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ओके, तो ये था हमारे क्लास 9 के पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इजीली, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर और कुछ डाउट रहा होगा। ठीक है,
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसके ऊपर बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन लेके आऊंगा और वहां पे तुम्हें समझाऊंगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट आज की क्लास में पूरा ये खत्म हो गया। जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में मैंने बता दिया और कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बाकी नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। और हाँ, यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। बस हाँ, अगर तुम्हारे कोई भी दोस्त को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसके पास इस चैप्टर को जरूर से भेजो, ताकि उसको भी पता चल सके कि भाई पॉलिनोमियल चैप्टर कितना ज्यादा इजी है। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में एक इसी तरह के न्यू से चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलो बाय 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 बाय।